प्रश्न नंबर 1, नैनार संत किसके उपासक थे? दोस्तों, जो नैनार संत थे वो भगवान शिव के उपासक थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये तो था नैनार। अगर आपसे पूछेगा अलवार, अलवार जो था ये किसके उपासक थे? तो अलवार जो था ये भगवान विष्णु के उपासक थे। अलवार भगवान विष्णु, नैनार भगवान शिव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। दोस्तों, किसी भी पदार्थ में क्या होता है? उपस्थित परमाणु होता है और उसमें क्या होता है? नाभिक होता है। और परमाणु के नाभिक में जो होता है क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सार्क का अस्थाई सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का अस्थाई सचिवालय जो है नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। तो सार्क में पूछेगा कि वर्तमान में कितना देश है शामिल? तो सार्क में टोटल 8 देश है शामिल। कौन कौन? SPINB। स्पिन बम इसको पढ़ना है। एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, एम से मालदीव, बी से भूटान। तो इस प्रकार टोटल सार्क में जो है 8 देश शामिल है। और सार्क का स्थापना पूछेगा कहाँ किया गया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, शिवाजी महाराज का जो उत्तराधिकारी था वो संभाजी था। कौन था? संभाजी महाराज था। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में पूछेगा संभाजी के नाम पर किसका नाम को चेंज किया है? तो दोस्तों, औरंगाबाद का नाम जो औरंगजेब के नाम पे था इसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। क्या कर दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। और शिवाजी महाराज के दरबार में पूछेगा कौन रहता था? तो अष्टप्रधान। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो शिवाजी का। अच्छा, अष्टदिग्गज पूछेगा, अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में था? तो कृष्णदेव राय। ठीक। अगर पूछेगा नवरत्न किसके दरबार में था? तो नवरत्न हो जाएगा अकबर और चंद्रगुप्त सेकेंड। तो ये दोनों याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था? दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिक जो था इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था 1829 ईस्वी में। कब किया था? 1829 में। पूछेगा किसकी सहायता से किया था? तो राजा राम मोहन राय। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा का अंत किया था। किसकी सहायता से? लॉर्ड विलियम बेटिक की सहायता, दोनों मिलकर के किया था। तो राजा राम मोहन राय पूछेगा ये किसका स्थापना किया था? 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। किसका किया था? ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। साथ साथ सती प्रथा को हटाया, क्योंकि राजा राम मोहन राय पहले जो होता था सती प्रथा चलता था, इसमें क्या होता था? महिलाओं को, जिस महिला का पति मर जाता था उसको आग में झोंक दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो इस पर इन्होंने बैन लगाया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय के जो भाई थे जगमोहन राय, जब ये मरे तो इनकी भाभी को भी सती प्रथा होना पड़ा, जिसके कारण इन्होंने सती प्रथा को बैन किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों, रोलेट एक्ट जो किया गया था वो 1919 में, यानी कि 19 मार्च 1919 को संपूर्ण भारत में यह एक्ट लग गया था। और रोलेट एक्ट को हम लोग कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि इस एक्ट के खिलाफ ना तो आप कहीं वकील कर सकते हैं, ना दलील कर सकते हैं, ना कहीं अपील कर सकते हैं। इसलिए इसको बिना अपील वकील दलील का कानून भी कहा जाता है। और इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीयों को पकड़ कर क्या कर दिया जाता था? जेल में डाल दिया जाता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, लोदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। अच्छा, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का सबसे महाप्रतापी शक्तिशाली शासक पूछेगा कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। दोस्तों, इसी के कार्यकाल में, इब्राहिम लोदी के कार्यकाल में बाबर ने
भारत आया था। पूछेगा बाबर किसके काल में भारत आया था, तो लोदी वंश के काल में आया था। किसके काल था इस समय, इब्राहिम लोदी का काल था। और सिकंदर लोदी से याद रख लीजिएगा, इन्होंने आगरा शहर को बसाया। आगरा शहर को बसाने वाला कौन था, सिकंदर लोदी। और शेरशाह सूरी याद रख लीजिएगा, इन्होंने ग्रैंड टैंक रोड बनाया जो NH1 और NH2 को जोड़कर बनता है। ये विश्व का सबसे बड़ा रोड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसको हम लोग GT रोड कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, पिन का पूर्ण रूप क्या होगा। पिन का पूर्ण रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो सुमात्रा द्वीप जो है वो कहाँ है, वो है इंडोनेशिया में। कहाँ है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है जकार्ता। क्या बताना है, जकार्ता जो है किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की है। दोस्तों थाईलैंड को हम लोग कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश। क्या कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी। दोस्तों ये किया गया था 1991 में। इसी को हम लोग कहते हैं LPG। क्या कहते हैं, LPG। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो यह जो है कब लागू हुआ था, तो यह नीति 1991 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है कितना लगता है, 8 मिनट लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट लगता है। अगर आपसे सेकेंड का बात पूछ लिया जाए कि कितना सेकेंड लगता है, तो 8 मिनट बराबर 500 सेकेंड होता है। कितना होता है, 500 सेकेंड होता है। तो सेकेंड पूछेगा तो 500 सेकेंड, मिनट पूछेगा तो 8.3 मिनट एक्यूरेट होता है। चलिए लगने तो 8 भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाई डिस्पोज का युद्ध, अच्छा हाई डिस्पीज होना चाहिए यहाँ पर। हाई डिस्पीज का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों हाई डिस्पीज का युद्ध इतिहास में काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यह युद्ध जो था सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर और महाराज पोरस के बीच में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में पूछेगा कौन जीता था, तो पोरस हारा था और सिकंदर जीता था। और हाई डिस्पीज का युद्ध को हम लोग कहते हैं वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। या इसी को हम लोग अच्छा वितस्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद झेलम का युद्ध क्या नाम से जानते हैं, झेलम का युद्ध बोलिए या वितस्ता का युद्ध बोलिए। अच्छा झेलम का युद्ध क्यों, वितस्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में झेलम को वितस्ता कहा गया है, इसलिए हम लोग इसको वितस्ता का भी युद्ध कहते हैं। इसमें कौन जीता था, सिकंदर जीता था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब चालू हुआ था, तो 1914 से 1918 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश शामिल था, तो आप यहाँ 4 में से 1 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 3, 8 में से 1 को घटाइए 37, तो 7, तो 3 पर 7 कितना हो गया 37। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश शामिल था, 37 था। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 तक चला था, 6 साल तक चला था। तो आप यहाँ देखिए 9 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 5 में से 4 घटाइएगा कितना हो जाएगा 1, तो 6 पर 1 कितना हो गया 61। तो द्वितीय विश्व युद्ध में टोटल कितना देश ने भाग लिया था, तो 61 देश ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है। काबुई जनजाति का जो संबंध है वो है मणिपुर से है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। कब किया गया था, 12 मार्च 1930 को किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना। अच्छा सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूछेगा गांधी जी ने टोटल कितना दूरी तय किया था, तो 385 किलोमीटर का दूरी तय किया गया था। पूछेगा कि टोटल कितना व्यक्ति था, तो अपने 78 अनुयायी के साथ, कितना 78 अनुयायी के साथ। अगर पूछेगा गांधी जी के साथ टोटल कितने व्यक्ति थे, तो एक याद रख लीजिएगा, अमेरिका का एक वेब मिलर एक पत्रकार था, वो भी इसमें शामिल हो जाता है, तो 79। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी। दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का जो मांग था वो 1940 में किया था। कब किया था, 1940 में किया था। और मुस्लिम लीग का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था।
पूछेगा इस किसने किया था, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था। इसका स्थापना पूछेगा किस स्थान पर किया गया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था, ढाका में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है भैया वो 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। और राष्ट्रपति पूछेगा कि भारत का किस आर्टिकल के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम व्यक्ति होता है। और आर्टिकल 53 कहता है कि एक आर्टिकल और याद रख लीजिएगा, 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा चुने गए अधीनस्थ अधिकारी यानी मंत्रिमंडल की सहायता से करेगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मंत्रिमंडल का मालिक कौन होता है, तो मंत्रिमंडल का मालिक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग किसके सहारा करता है, तो प्रधानमंत्री के सहारे करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जो होता है सर्वप्रथम मुख से ही शुरू हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, महाबलेश्वर में स्थित है। कहाँ है, महाबलेश्वर में स्थित है। अच्छा, कृष्णा नदी पर पूछेगा कौन सा बांध है, तो कृष्णा नदी पर याद रख लीजिएगा कृष्ण का दोस्त था अर्जुन। कौन था, अर्जुन था। तो यहाँ पर जो बांध होगा तो अर्जुन सागर बांध। क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। अच्छा, और कृष्णा नदी पर एक और बांध है, कृष्ण भगवान ने खाया था मिट्टी, तो मिट्टी से याद रख लीजिएगा अलमट्टी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलमट्टी बांध किस नदी पर है, तो ये भी कृष्णा नदी पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर पूछ रहा है कि कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला जो था वो अप्सरा था। कौन था, अप्सरा था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है अगला, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों गटर का संत का नाम से गटर का संत हम लोग किसको कहते हैं, बाबा आमटे को कहते हैं। किसको कहते हैं, बाबा आमटे को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। पूछेगा कि माउंटबेटन प्लान भारत में कब आया था, तो 3 जून 1947। 3 जून 1947 यह प्लान आया था लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में। और बताया गया कि 1947 3 जून 1947 यानी कि 15 अगस्त तक हम क्या करेंगे, भारत का विभाजन करके 2 हिस्सा में, एक हिस्सा हिंदुस्तान एक हिस्सा पाकिस्तान में बांट देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो खुदाई किया था वो आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने किया था। जबकि कब किया था, 1922 में इसका किया था। जबकि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। ये कब किया था, तो 1921 में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। देखिए दोस्तों इस डेट को हम कैसे याद रखें, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 326। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 ईस्वी में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिकंदर ने जिस वर्ष भारत में आक्रमण किया था, जब भारत पर वो आक्रमण किया था, पूछेगा उस समय भारत में कौन सा वंश चल रहा था और उसका राजा कौन था। दोस्तों जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में नंद वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था, नंद वंश चल रहा था। और इस नंद वंश का राजा कौन था, धनानंद। कौन था, धनानंद था। और ये धनानंद धन का लालची था, इसलिए इसको जेंद्रमीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जेंद्रमीज के नाम से जानते हैं। इसी धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। जबकि जहांगीर का मकबरा पूछेगा कहाँ है, तो लाहौर में है। कहाँ है, लाहौर के शाहदरा में है। चलिए बढ़ते हैं अजमेर। अजमेर में किसका दरगाह है, किसका मकबरा है, तो अजमेर में किसका है, अजमेर में जो है। चलिए बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एयर का पूर्ण रूप क्या होता है। एयर का पूर्ण रूप जो होता है ऑल इंडिया रेडियो होता है। क्या होता है,
ऑल इंडिया रेडियो होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? दोस्तों समुद्र में उच्च ज्वार, अच्छा, समुद्र में उठने वाले लहर को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। गिरने वाले लहर को हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तो ज्वार जो है कहता समुद्र में कब आता है? तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, MNP का पूर्ण रूप कप क्या होगा? तो अच्छा, MNP का फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है, तो आपको बताना है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों तपेदिक को हम लोग यक्षमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यक्षमा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि टीबी यानी अक्षमा जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। अच्छा, टीबी के रोग में पूछेगा कि हम लोग किसका टीका लगाते हैं? तो हम लोग BCG का टीका लगाते हैं। किसका लगाते हैं? BCG का टीका लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O। ये सूत्र दोस्तों किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो आप याद रख लीजिएगा, हड्डी उड्डी जब टूटता है तो पूछेगा उसमें किसका यूज होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। अच्छा, हड्डी टूट के हाफ हो गया तो इसलिए 1/2 क्या है? हाफ है, 1/2। तो CaSO4 1/2H2O। सिर्फ फार्मूला रटना अलग बात है, फार्मूला से भी एक एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछागा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका यौगिक है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसका है? कैल्शियम का यौगिक है। किसका है? कैल्शियम का यौगिक है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों इंटरनल इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है? इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आयरन लेडी बोलिए, या इसको प्रियदर्शनी बोलिए। क्या बोलिए? प्रियदर्शनी। इस किसको कहते हैं हम लोग? इंदिरा गांधी को हम लोग कहते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, मासमाई गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों मासमाई का जो गुफा है वो कहाँ है? मेघालय। कहाँ है? मेघालय में है। मेघालय के मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, शरीर का जो तापमान है हम 3 तरीके से बता सकते हैं, एक डिग्री में, एक फ़ारेनहाइट में और एक सेल्सियस में। अच्छा, पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 होता है। अच्छा, पूछेगा कि टोटल मनुष्य का जो तापमान होता है कितना डिग्री होता है? तो 310 डिग्री। कितना होता है? 310 डिग्री होता है। केल्विन में पूछेगा कितना होता है? केल्विन में कितना होता है? 38। कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा। डिग्री में होगा 37, केल्विन में हो जाएगा कितना हो जाएगा? 310। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? दोस्तों मूत्र का जो रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निकोटीन पूछेगा किसमें पाया जाता है? ये तंबाकू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। और यूरिया जो है दोस्तों प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया था, कृत्रिम रूप से बनाया गया था। पूछे कौन बनाया था? तो वोल्हर ने। कौन बनाया था? वोल्हर ने बनाया था। और यूरिया जो होता है नाइट्रोजन में कितना होता है? 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? दोस्तों इंदिरा गांधी नहर जो है वो मुख्य रूप से कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर को हम लोग कहते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा। पूछेगा हम लोग किस नहर को कहते हैं? तो इंदिरा गांधी टनल को हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राणा सांगा
कहाँ का शासक था? दोस्तों राणा सांगा कहाँ का शासक था? ये मेवाड़ का शासक था। शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं माना था, अंत तक इन्होंने बाबर से युद्ध लड़ा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो वो है पुणे में। कहाँ है? पुणे में है। जबकि मुंबई को हम लोग बॉलीवुड का शहर या सपनों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपनों की नगरी बोलिए या सूती वस्त्रों की राजधानी बोलिए, इन सारे नाम से हम लोग किसको जानते हैं? मुंबई को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार का वर्णन जो है संविधान के तीसरे भाग में है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल अधिकार का मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो दोस्तों कांग्रेस के 1931 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें मूल अधिकार का मांग रखा गया था। पूछेगा इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता था दोस्तों वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ किया था? कराची। तो पूछेगा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब किया था? 1931 में। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकार का वर्णन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है 40% मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। काली मिट्टी को हम लोग चरनोजम, विदेश में दोस्तों इसको चरनोजम कहा जाता है, या इसको हम लोग रेंगुर मृदा कहते हैं, या इसको हम लोग स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, या इसको हम लोग कपासी मृदा कहते हैं। कपासी मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक जो है कपास जो है काली मिट्टी में प्राप्त होता है, उपजता है, तो इसलिए हम उसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चलिए दोस्तों ये रहा, यहीं तक प्रश्न था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, हे राम प्रमुख वचन किसका है? दोस्तों हे राम जो है प्रमुख वचन किसका है? तो महात्मा गांधी ने मरते वक्त तक जो है, जो जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था तो हे राम बोला था। क्या बोला था? हे राम बोला था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों अलमट्टी बांध पूछ रहा है। अब पीछे मैंने आपको बता के आया था कि अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने खाया था मट्टी, तो याद रख लीजिएगा अलमट्टी। यह बांध कृष्णा नदी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अगला है गोरा उपन्यास के लेखक कौन थे? गोरा उपन्यास के लेखक दोस्तों कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गीत का भी रचयिता कौन है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। और भारत के अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत लिखा है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन है? अमार सोनार बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों फोर्ट विलियम का जो किला कहाँ बन रहा था? कलकत्ता में बन रहा था। और इसका जो अध्यक्ष कौन था? चार्ल्स आयर था। कौन था? चार्ल्स आयर था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? दोस्तों लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लोथल को दोस्तों हम लोग कहते हैं मिनी हड़प्पा। क्या कहते हैं? मिनी हड़प्पा। पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं, याद रख लीजिएगा। और लोथल पूछेगा किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? दोस्तों ये बनाने वाला CM चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका स्थापना किया था? तो मौर्य वंश का स्थापना किया था। किसका किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था। इन्हीं के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। इन्हीं के सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया था। चाणक्य को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका किताब का नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र से हमको किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो लोहा और निकेल जो है क्रोट से, पृथ्वी के क्रोट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसी चंपारण में एक स्थानीय किसान रहता था, उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए, आपको बताना है राजकुमार शुक्ला।
क्या बताना है? राजकुमार शुक्ला। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है चंपारण कहाँ पड़ता है, आपको पता है बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। इसी राजकुमार शुक्ला ने किसको बुलाया था? गांधी जी को बुलाया और यहाँ से तिनकठिया पद्धति को समाप्त करवाया। यहाँ के किसान से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था, जिसको हम लोग तिनकठिया पद्धति कहते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा तिनकठिया पद्धति कहाँ पे लागू था, तो चंपारण के किसान पर लागू था। और चंपारण सत्याग्रह जो भी रहे आप बता दीजिएगा, क्योंकि 1 कठिया बराबर 1/20, 2 कठिया बराबर 2/20, 3 कठिया बराबर 3/20, इसलिए तिनकठिया पद्धति के संबंध किससे है? चंपारण सत्याग्रह से। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था जयप्रकाश नारायण। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। इनको हम लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इन्होंने सर्वोदय योजना चलाया। कौन चलाया था? सर्वोदय योजना चलाया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? दोस्तों बिंदुसार जो था हर्यक वंश का था। किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो था कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने अपने जन्मदिन पर यानी 78 एडी में, कब? 78 एडी में शक संवत नाम का कैलेंडर चलाया। कौन? शक संवत नाम का कैलेंडर चलाया। कौन? कनिष्क ने। और कनिष्क को दोस्तों हम लोग कहते हैं दूसरा अशोक। क्या कहते हैं? दूसरा अशोक। और इसके समय में जो है बौद्ध धर्म का चौथा संगीति हुआ था। कितना हुआ था? बौद्ध धर्म का चौथा संगीति, फोर्थ संगीति किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। अब पांचवा संगीति दोस्तों हर्षवर्धन के काल में हुआ था। कुषाण वंश का पूछेगा संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस। कौन था? कुजुल कड़फिसेस। चलिए जितना प्रश्न बन रहा था मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में अपने भेजिए। और आप पीडीएफ चाहिए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो द्वितीय 1939 से 1945। तो हमको पता है कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चलाया गया। चंपारण 1917 में चलाया गया था और सविनय 1930 में चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 में हुआ था। तो ई बीच में कौन आया? तो ई बीच में कौन आया? भारत छोड़ो आंदोलन आया। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने पूछे कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र के ग्रैंड टैंक मैदान से शुरू किया था। यहाँ पर 70 मिनट का गांधी जी ने भाषण दिया था और कहा था कि मैं इस देश को आज ही आज़ाद कर दूंगा, बशर्ते आप लोग का साथ चाहिए। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के मुंह से निकल गया था एक नारा, डू एंड डाई, मतलब करो या मरो, यानी अंग्रेज तुम मुझे आज़ाद करो नहीं तो तुम मर जाओ विश्व युद्ध में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो किया था वो कौन था? केपलर किया था। कौन किया था? केपलर किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, घाना का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों घाना का जो प्राचीन नाम है उसका नाम क्या है? गुयाना। क्या है? गुयाना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।